and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 11th December 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of November 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about National Human Rights Commission. This topic is important from our syllabus paper 3, Indian polity point of view, especially from the subtopic statutory bodies point of view. So सबसे पहले इस आर्टिकल के बारे में समझते हैं, इसकी थीम को समझते हैं. तो इस आर्टिकल में कस्टोडियल डेथ के बारे में कहा गया है. तो कस्टोडियल डेथ एग्जैक्टली होती क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं. Custodial death is the event of demise of an individual who has been detained by the police on being convicted or being under trial. सरल शब्दों में बोलें तो एक ऐसा इंसान जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया हो किसी जुर्म के इल्ज़ाम में, और उस डिटेंशन के दौरान ही जब तक वो अंडर ट्रायल है, जब तक उसका केस चल रहा है, उसी बीच उसकी डेथ हो जाए किसी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में. इन जनरल ऐसा माना जाता है कि पुलिस उसको टॉर्चर कर करके पीट करके उसकी जान ले लेती है. सो ये कस्टोडियल डेथ एक तरह की इनह्यूमन प्रैक्टिस मानी जाती है कि पुलिस ने उसको पीट करके जान से मार डाला जब वो जेल के अंदर है. तो इस कारण से ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन की तरह देखा जाता है. और हाल फिलहाल में आसाम के अंदर कस्टोडियल डेथ्स के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं. पिछले साल का डाटा है 2019-20 का, देयर वेर 32 कस्टोडियल डेथ्स इन आसाम. इंडिया में भी इस तरह के केसेस आते रहते हैं, ओवरऑल इंडिया में, बाकी स्टेट्स के अंदर. अब कस्टोडियल डेथ्स की पूरी एनालिसिस, इसमें क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या कंसर्न्स हैं और क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था इन आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 18 जून 2020, जब हमने एक पर्टिकुलर केस आसाम का डिस्कस किया था, जयंत बोरा का कस्टोडियल डेथ. ये तीताबोर से बिलोंग करते थे ये यूथ, और इनको पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके बाद इनको कस्टडी में ही मार डाला गया. तो इस के कॉन्टेक्स्ट में हमने पूरी की पूरी कस्टोडियल डेथ की एनालिसिस की थी. तो आपको अगर कस्टोडियल डेथ के बारे में और ज़्यादा एनालिसिस देखना है तो आप 18 जून के एडिटोरियल सेक्शन को जाकर के देख सकते हैं. इस करेंट आर्टिकल में जो चीफ आर्गुमेंट प्रेजेंट किया गया है वो है कि वी नीड टू स्ट्रेंथन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड असम ह्यूमन राइट्स कमीशन इन ऑर्डर टू अवॉइड सच ह्यूमन राइट्स वायलेशन लाइक कस्टोडियल डेथ. तो कस्टोडियल डेथ तो हो रहे हैं, उसको रोकना चाहिए. अब कस्टोडियल डेथ को रोकने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्शन लिया जा सकता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को स्ट्रेंथन किया जाए, और उसके साथ साथ जो स्टेट लेवल के ह्यूमन राइट्स कमीशन होते हैं, जैसे आसाम के अंदर आसाम ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसको स्ट्रेंथन किया जाए. तो ये इस आर्टिकल में चीफ आर्गुमेंट रखा गया है. तो ज़रा समझते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में. पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, किस तरीके से बना है वो सब समझ लेते हैं. This is an independent statutory body established in 1993 according to Human Rights Act, Protection of Human Rights Act. तो 1993 में एक कानून बना करके इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, और नाम से जैसा आप देख रहे हैं इसका मेन पर्पस है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है. सो इट इज़ अ वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन आवर कंट्री. तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है समझना कि आखिर ह्यूमन राइट्स क्या चीज़ होती हैं, वो ज़रा समझ लें. व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? तो एज पर यूनाइटेड नेशंस डेफिनेशन, those rights that are inherent to all human beings regardless of race, sex, nationality, ethnicity are known as human rights. Those rights that to which everyone is entitled to. मतलब जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन आपको जो राइट्स मिलते हैं उनको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स. जैसे मैं क्लास में भी अक्सर पढ़ाता हूँ कि ह्यूमन राइट्स को अगर आपको फील करना है तो आप समझिए कि ये ऐसे अधिकार हैं जो आपके डेथ के बाद भी आपके साथ होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई अनअटेंडेड डेड बॉडी देखें सड़क के किनारे, कोई मरा हुआ इंसान आपके सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, अगर उसको कोई अटेंड करने वाला नहीं है तो आप खुद रुक जाएंगे वहाँ पे और आप कोशिश करेंगे कि उस इंसान की लास्ट राइट्स, अंतिम संस्कार करा दी जाए. क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन ही और सी डिजर्व्स सम राइट्स इवन आफ्टर डेथ. जबकि टेक्निकली आप सोचे तो वो डेड बॉडी है, जैसे कि एक बाकी कोई कारकास होता है, बाकी किसी एनिमल की डेड बॉडी होती है, वैसे ही वो भी एक डेड बॉडी है. लेकिन जस्ट बिकॉज ही इज़ अ ह्यूमन, ही और सी डिजर्व सम स्पेशल ट्रीटमेंट. तो ह्यूमन राइट्स को इस तरह से डिफाइन कर पाना, टेक्निकली डिफाइन कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप फील कीजिए कि
जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन, जो इंसान डिजर्व करता है जैसे बेसिक रेस्पेक्ट, सेंस ऑफ डिग्निटी, जैसे रिक्शा वाला ही है, पुअर इंसान ही है, आप उसको उस जस्ट बिकॉज ही इज ए ह्यूमन आप उसको एक बेसिक ट्रीटमेंट जो देते हैं उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन राइट्स। तो अब ह्यूमन राइट्स को बिल्कुल एक सब्जेक्टिव चीज़ है, इसको टेक्निकली डिफाइन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी मोर और लेस जो चीज़ें डिफाइन की जाती हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम, अगर इन चीज़ों को कर्टेल किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में कस्टोडियल डेथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। आप एक इंसान को अरेस्ट करके ले जाते हैं कि उसने कुछ क्राइम किया है, तो ठीक है उसने क्राइम किया है तो पुलिस का काम है उसको कोर्ट के सामने रखना, कोर्ट सजा देगी। आप उसको पीट पीट करके मार देते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, दैट इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ये जो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है, लेट अस सी वेयर दिस और हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ओरिजिनेटेड, कैसे ये स्टार्ट हुआ ये कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट। तो देखो, यूनाइटेड नेशंस ने एक डिक्लेरेशन की थी इन 1948, उसका नाम था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एंड दिस डिक्लेरेशन वाज मेड इन जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन 10 दिसंबर 1948। और इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में उसने कुछ एक राइट्स को लिख करके दिए थे कि दीज राइट्स आर वेरी फंडामेंटल इन नेचर एंड दीज राइट्स शुड बी इंजॉयड बाई ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द वर्ल्ड। तो कुछ एक राइट्स उन्होंने लिस्ट बनाई थी, राइट टू लाइफ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हरासमेंट, वो सब लिस्ट बनाई थी, और यहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ब्रॉट बाय यूनाइटेड नेशन इन ऑन 10 दिसंबर 1948। और उसके बाद से ये जो दिन है 10 दिसंबर, इसको दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाना शुरू कर दिया गया। तो इस साल भी ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट किया गया कल के दिन 10 दिसंबर को। और 2020 का जो ह्यूमन राइट्स डे था, इसका थीम है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। तो इस थीम को याद रखेंगे, हो सकता है आपसे पीटी में पूछ लिया जाए। तो यहाँ से 1948 में यूनाइटेड नेशन से ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ, और फिर इंडिया में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक बॉडी बना दी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट इन 1993। और इंडिया भी इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का को एक्सेप्ट करता। तो उसको एक्सेप्ट करते हुए इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बना दिया अंडर दिस प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। अब जरा समझते हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसमें टोटल 8 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं और उसके अलावा 7 और मेंबर्स होते हैं इस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर। जो 7 एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं उसमें से 3 जो मेंबर्स होते हैं दे आर एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब होता है कि दे आर मेंबर ऑफ सम अदर बॉडी, एंड जस्ट बिकॉज दे आर मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी दे बिकम अ मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। फॉर एग्जाम्पल, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ही और सी बिकम्स एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब जस्ट बिकॉज ही इज वाइस प्रेसिडेंट तो अपने आप वो राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं। वैसे ही ये जो 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, ये 5 जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनमें से कम 3 इनके जो मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो अपने आप एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। जो चेयरमैन होते हैं, ही शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और उसके अलावा जो बाकी मेंबर्स होते हैं, दे कैन बी रिटायर्ड जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट और दे कैन बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। अब जरा चेयरमैन के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर समझ लेते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चेयरमैन and the members of the National Human Rights Commission on recommendation of a high-powered committee headed by Prime Minister। तो जो भी members हैं इस National Human Rights Commission के, they are appointed by the President of India। For example, अभी के लिए HL दत्तू साहब, former Chief Justice of India, he is Chairman of National Human Rights Commission। तो इनको अपॉइंट किया है हमारे प्रेसिडेंट ने, रामनाथ कोविंद जी ने। लेकिन ये अपॉइंटमेंट इन्होंने अपने डिस्क्रिशन में नहीं किया है, ये अपॉइंटमेंट की गई है बाय अ रिकमेंडेशन मेड बाय ए हाई पावर कमिटी चेयर्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इस कमिटी ने, जिस कमिटी के चेयरमैन हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने रिकमेंड किया प्रेसिडेंट को कि आप इनको बनाएं चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, HL दत्तू साहब को। तो इस तरीके से ये अपॉइंटमेंट हुई है। अब जरा मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। जो इस आर्टिकल में आइडिया डिस्कस किया गया है कि वाई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैव फेल्ड
टू एंश्योर ह्यूमन राइट्स। आखिर ह्यूमन राइट्स को हम एंश्योर क्यों नहीं करा पा रहे हैं? क्यों इतनी सारी कस्टोडियल डेथ्स होती रहती हैं? क्यों इतने फेक इनकाउंटर्स होते रहते हैं? आखिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन काम कर क्यों नहीं पाता है? स्टिल आफ्टर डिस्पाइट बीइंग अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कानून के हिसाब से बनाया गया, फिर भी ये काम करता क्यों नहीं है? तो आप लिख सकते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फेसेस द चैलेंज ऑफ 3F। अब ये चैलेंज ऑफ 3F क्या है वो देखेंगे, लेकिन ये आप समझ लो कि आपको अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता हो, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में नहीं पता है, और आपको उसका क्रिटिसिज्म आ गया एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, तो आप ये 3F लिख करके उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, कुछ भी आ जाए। आपको अगर क्रिटिसाइज करना हो तो आप लिख सकते हैं कि दीज ऑर्गेनाइजेशंस फेस द चैलेंज ऑफ 3F। ये जो 3F है, दिस इज फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। आंख बंद करके लिख सकते हो, कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो देखते हैं, पहला प्रॉब्लम होती है सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस में कि दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ पॉसिटी ऑफ फंड। इतना फंड नहीं होता इनको अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए इन इफेक्टिव मैनर, तो ये तो सबके लिए सही हो जाता है। दूसरा, दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ फंक्शन। इनका जो काम है, फंक्शन है, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के केस में बात की जाए तो ह्यूमन राइट्स टर्म अपने आप में हमारे देश इंडिया के अंदर डिफाइंड नहीं है। जब ह्यूमन राइट्स एग्जैक्टली क्या क्या राइट्स ह्यूमन राइट्स कहे जाते हैं वो हमारे देश के अंदर डिफाइंड नहीं है इन लीगल सेंस, तो फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन काम कैसे करेगी? दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसको अपना ज्यूरिडिक्शन ही नहीं पता है। हमारे देश में आपने कभी लीगली सुना है कि ये ह्यूमन राइट्स हैं? नेवर, आपने कभी नहीं सुना होगा। तो जब उसको पता ही नहीं है कि क्या ह्यूमन राइट्स होते हैं एग्जैक्टली, अब आप बोल सकते हैं क्या कि कस्टोडियल डेथ या फेक इनकाउंटर्स आर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक ह्यूमन राइट्स इन आवर कंट्री टेक्निकली डिफाइंड। हम बोलते रहते हैं, आपने लिखते हैं आंसर्स में बोलते हैं, बट कहीं टेक्निकली डिफाइंड तो है नहीं। हमारे देश में लीगल राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो जिस भी तरह के राइट्स हो सकते हैं फॉर सर्वाइवल ऑफ अ ह्यूमन, ओवरऑल वो सब ह्यूमन राइट्स ही हैं, लेकिन उसको हमने अलग अलग नाम दे रखा है, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल, और उसके लिए कोर्ट्स लगा रखे हैं हमने, जो कोर्ट्स को काम दे रखा है इन सारे राइट्स को इंश्योर कराना। तो अब ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को लगता है इसका कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि ना ह्यूमन राइट्स वेल डिफाइंड है, ना इसको पता है, क्योंकि सारे राइट्स के लिए तो ऑलरेडी कोर्ट्स हैं। और जो तीसरा प्रॉब्लम है, थर्ड F इज फंक्शनरीज, मतलब इसके पास अपने लोग नहीं होते हैं, अपने स्टाफ नहीं होते हैं इनके खुद के। ये जितने भी कमीशन हैं इन सबके खुद के अपने फंक्शनरीज या स्टाफ नहीं होते हैं। सबके जो स्टाफ होते हैं वो भारत सरकार कहीं कहीं से अपॉइंट करती है। होता क्या है कि ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट कर दिया जाता है, IAS ऑफिसर्स वगैरह को, IPS ऑफिसर्स वगैरह को अपॉइंट कर दिया जाता है एज ए मेंबर, या फिर एज ए फंक्शनरीज, एज ए स्टाफ इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस, या लोअर लेवल के ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया जाता है। एक तरह की पनिशमेंट पोस्टिंग मानी जाती है IAS IPS ऑफिसर्स के लिए कि अच्छा, मिनिस्टर खुश नहीं होता उस पर तो बोलता चलो इसको ह्यूमन राइट्स कमीशन में डाल देते हैं, वो फर्जी बैठा रहेगा, कोई काम तो है नहीं उधर। तो इस तरीके से इनकी पोस्टिंग कर दी जाती है, और वो IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर वो भी इंतजार करते हैं कि कैसे वो वापस से ह्यूमन राइट्स कमीशन से बाहर निकले, फिर से फील्ड वर्क में जाएँ और फिर से SPDM बन के काम करें। तो इस तरीके से फंक्शनरीज हैं नहीं, अपने डेडिकेटेड स्टाफ है नहीं, जिसको पता है कि उसको ज़िंदगी भर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में रहना है, ऐसा कोई स्टाफ ही नहीं है, तो कोई काम ही नहीं करता ढंग से। हार्डली 5 महीने 6 महीने के लिए IAS IPS आते हैं, कुछ कुछ काम करते हैं, या फिर चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर से फील्ड वर्क में चले जाते हैं। तो इस तरीके से द थर्ड F इज़ फंक्शनरीज, और इस कारण से भी ये ऑर्गेनाइजेशंस ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। तो मुद्दा ये है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हमने बना तो दिया एज ए वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स, लेकिन ह्यूमन राइट एग्जैक्टली क्या है वो हमने डिफाइन नहीं किया। तो ये काम करेगा कैसे? इसको खुद का काम क्या है इसको पता नहीं होता। दूसरा, इट डज़ नॉट हैव पावर टू पनिश, कि अगर ये मान लो कि इसको लगता भी है कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इस पर्टिकुलर केस में ही आसाम के पुलिस ऑफिसर्स ने मार दिया जयंत बोरा को, अब उसको लगता भी है कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, फिर भी वो क्या कर सकता? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको पावर ही नहीं है पनिश करने का, उसको पावर ही नहीं है कुछ भी मॉनेटरी कंपनसेशन दिलाने का। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे। इट इज जस्ट अ ब्यूरोक्रेटिक लेयर, नथिंग मोर। उसके अलावा अगर हम इंडिया में राइट्स की बात करें तो अलग अलग राइट्स हैं जो हमने ऑलरेडी देखा। फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल राइट जो कानून की मदद से राइट्स दिए जाते हैं, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, इस तरह के राइट्स, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं लेकिन पार्ट 3 में नहीं हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A, राइट टू वोट आर्टिकल 326, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं बट दे आर नॉट अंडर पार्ट 3, दे आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब ये सारे राइट्स के लिए हमारे देश में कोर्ट हैं,
और अलग से कोई ह्यूमन राइट्स हमारे देश में डिफाइन नहीं किया गया। देयर इज़ नो सेपरेट कैटेगरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। और इन सारे राइट्स को इंश्योर कराने के लिए हमारे देश में कोर्ट हैं, और कोर्ट्स ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड हैं। कोर्ट्स के अंडर ऑलरेडी 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है अलग अलग तरीके के। उसमें कोई स्पेसिफिक ह्यूमन राइट वायलेशन वाला केस हो भी, जैसे फेक इनकाउंटर या कस्टोडियल डेथ, तो भी वो कोर्ट्स में वो मैटर्स पड़े रहते हैं 10-10, 20-20 सालों तक। तो ओवरबर्डन्ड है, तमाम केसेस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, और उसमें ये ह्यूमन राइट्स के केसेस भी दब जाते हैं। कोर्ट्स के अंदर 3 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। एक डाटा निकली थी EPW में, उसके हिसाब से अगर कोई नया केस ना आए कोर्ट्स के अंदर, तो भी जितने केसेस पेंडिंग है हमारे इंडियन कोर्ट्स में, उसको ख़त्म करने में इनको 460 साल लग जाएंगे। 460 ईयर्स लग जाएंगे इनको अभी तक की जो पेंडिंग केसेस है उसको ख़त्म करने पे। सो दिस इज़ द लेवल ऑफ आवर जुडिशियरी, सच अ इनएफिशिएंट जुडिशियरी वी हैव। तो मुद्दा ये है कि वी नीड टू constitute a separate court, a special court to take care of the human right violations, जैसे कि कस्टोडियल डेथ एंड फेक इनकाउंटर्स। अगर नॉर्मल कोर्ट्स में जाते रहेंगे तो फिर कभी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन को हम लोग इफेक्टिव तरीके से रोक नहीं पाएंगे। पहले तो हमें स्पेसिफिकली डिफाइन करना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली आर ह्यूमन राइट्स, कौन कौन से एक्टिविटीज़ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन मानी जाएंगी, और अगर इनको रोकना है तो हमें स्पेशल कोर्ट्स बनाने होंगे जो बस ह्यूमन राइट्स के केसेस लें। The next article is taken from international segment. It is about better than the CAS alliance. This topic is important from our syllabus paper 3 international organizations point of view. समझते हैं ये द बेटर दैन कैस अलायंस है क्या। देखो, दुनिया के लगभग 75 गवर्नमेंट्स, उसके अलावा प्राइवेट कंपनीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन्होंने मिल करके ये अलायंस बनाया है बेटर दैन द कैस अलायंस। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसमें ये लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने की बात करेंगे। दिस इज एन अलायंस क्रिएटेड इन ऑर्डर टू डेवलप कोऑर्डिनेशन फॉर प्रमोटिंग डिजिटल ट्रांजैक्शंस। जो डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, कार्ड पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट्स, उन सबको प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल अलायंस बनाई गई है। दिस अलायंस इज बैक्ड बाय और सपोर्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस। और इसका पर्पस तो मैं बता ही चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव तो बता ही चुका हूँ, इन ऑर्डर टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट। इंडिया भी इस कैश अलायंस का, बेटर देन कैश अलायंस का मेंबर है सिंस 2015। अब करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने, जो आपको पता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एक डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देयर आर टोटल 5 डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसने एक लर्निंग सेशन लॉन्च किया था अंडर दिस बेटर देन कैश अलायंस। उस लर्निंग सेशन का नाम था एक्सेलरेटिंग रेस्पॉन्सिबल डिजिटल पेमेंट, और इस लर्निंग सेशन में बाकी सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के लीडर्स को बुलाया गया था। अब ध्यान से सुनो, ये जो न्यूज़ है ये अपने आप में किसी काम का नहीं है, ये आपको याद नहीं करना है, ये करंट न्यूज़ है, किसी काम का नहीं है। मैंने ये आर्टिकल बस इसलिए कवर किया है ताकि आपसे पीटी में सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा बेटर देन द कैश अलायंस इज़ व्हाट। ये इस तरह के सवाल यूपीएससी पूछ लेता है, अब आने वाले टाइम में एपीएससी भी पूछ लेगा। और कभी आप डिजिटल पेमेंट पे आंसर लिख रहे हो कि कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाया जाए, और वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको याद आ जाए तो इन मेंस आंसर राइटिंग। दैट विल हेल्प यू इन फेचिंग एक्स्ट्रा मार्क्स। तो इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about KLI project. Kochi Lakshadweep Internet Project, KLI project. This topic is important from our syllabus paper 4 infrastructure point of view. So समझते हैं ये न्यूज़ क्या है। तो देखो, भारत सरकार ने अब एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। उस प्रोजेक्ट के हिसाब से सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाएंगे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी फ्रॉम कोची टू डिफरेंट आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप। देखो, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है, इस फिगर की मदद से आपको बेहतर समझ आ जाएगा। समुद्र के नीचे इस तरह का मोटा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जाता है ताकि दूसरे छोटे छोटे आइलैंड्स पे इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। तो यहाँ से इस तरह का ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जाएगा जो इन सारे छोटे छोटे आइलैंड्स को वो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो 11 ऐसे आइलैंड से, टोटल 36 में से 11 आइलैंड्स को आइडेंटिफाई किया गया है लक्षद्वीप के, जिन पे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी थ्रू सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल। और ये 11 आइलैंड्स हैं: कवारती, कालपेनी, अगाती, अमीनी, एंद्रोथ, मिनकॉय, बनग्राम, बित्रा, चेतलत, किल्तन एंड कदमत।
ये सारे सारे नाम एक बार में याद करने की कोशिश मत करना, लेकिन चूंकि ये न्यूज़ में आ गए हैं तो हो सकता है कि आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि किल्टन आइलैंड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइलैंड। हो सकता है अंडमान निकोबार दे दे, लक्षद्वीप दे दे, मालदीव दे दे, इस तरह से ऑप्शन दे दे। तो इस कारण से एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार इन सारे आइलैंड्स को देख लेना, या न्यूज़ में है तो आ सकते हैं। अब जरा देख लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट का सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। ये प्रोजेक्ट को फंड किया जाएगा थ्रू यूनिवर्सल सोशल ऑब्लिगेशन फंड। तो जरा समझते हैं कि ये यूनिवर्सल सोशल ऑब्लिगेशन फंड है क्या। ये फंड को बनाया गया था 2002 में अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और इस फंड को दिस फंड इज गाइडेड बाय टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003। मतलब एक तरह का स्टैट्यूटरी फंड है। दिस फंड इज नाउ अकॉर्डिंग टू अ लॉ। स्टैट्यूटरी फंड्स हमेशा उनकी सिग्निफिकेंस होती है। और देखो इस फंड में पैसा कहाँ से आएगा। इस फंड में जो पैसा आता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सर्विस लेवाई मेथड। तो ये यूनिवर्सल सर्विस लेवाई मेथड है क्या, जरा समझते हैं। जो भी हमारे यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जैसे रिलायंस का जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, ये सारे टेलीकॉम कंपनियों का अपना जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होगा उसका 5%, जो उनका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का 5% पैसा उनको यूनिवर्सल सर्विस लेवाई के फॉर्म में देना होता है। और ये यूनिवर्सल सर्विस लेवाई का जो पैसा आएगा, यानी कि जो 5% ऑफ देयर AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, उसको रखा जाएगा इन दिस फंड, यूनिवर्सल सोशल ऑब्लिगेशन फंड। और ये यूनिवर्सल सोशल ऑब्लिगेशन फंड इज़ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली, एंड उसमें पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। आपको पता है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल ज़रूरत होती है। एंड दिस फंड इज़ नॉन लैप्सेबल फंड। नॉन लैप्सेबल मतलब इस साल मान लीजिए कि 5 करोड़ की कमाई हुई अंडर दिस फंड, लेकिन इस साल कोई भी नया इंटरनेट के फील्ड में या टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया जा सका, तो ये पैसा अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा। ऐसा नहीं कि इस साल हमने ये यूज़ नहीं किया इसको इंटरनेट डेवलपमेंट के लिए, कि ये पूरा का पूरा आखिर फंड बनाया किस लिए गया है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ यूनिवर्सल सर्विस लेवाई लगाया किस लिए जाता है, ताकि रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में जाकर के टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्ड किया जाए। तो अगर मान लो कि इस साल 5 करोड़ की कमाई हुई, लेकिन इस साल कहीं भी रूरल एरियाज़ में हमने उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, तो ये पैसा अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा। मतलब अगले साल उसको यूज किया जा सकता है फॉर द सेम पर्पस, ये लैप्स नहीं होगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉन लैप्सेबल फंड। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। The next article is taken from national segment. It talks about new parliament building. So देखते हैं न्यूज़ आर्टिकल क्या है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फॉर अ न्यू पार्लियामेंट हाउस येस्टरडे। अब ये न्यूज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने सिलेबस नहीं बताया इस आर्टिकल में, लेकिन आपको जानना चाहिए कि हमारा नया पार्लियामेंट बन रहा है हमारे देश का। पहले ये आपको पता ही होगा, ये गोल वाला हमारा पार्लियामेंट इस तरह का होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर वाला, लेकिन अब इस तरह का एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में हमारा पार्लियामेंट बन रहा है। इसको हम लोग ओवरऑल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नाम से जानते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कई सारी चीज़ें डेवलप होंगी उसमें, लेकिन पार्लियामेंट भी बन रहा है, एक नया पार्लियामेंट इस तरीके का। तो ये आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। नया जो पार्लियामेंट बन रहा है उसके बारे में थोड़ी और चीज़ें देख लेते हैं। 4 स्टोरीज स्ट्रक्चर होगा, उसका टोटल एरिया 64,500 स्क्वायर मीटर। इसमें लगभग 1200 से ज़्यादा MP बैठ सकेंगे। 2022 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ये प्रोजेक्ट में ओवरऑल और भी कई सारी चीज़ें हैं। राष्ट्रपति भवन को रीडिज़ाइन किया जाएगा, सब कुछ। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इसको बिल्ड कर रहा है। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, कि एक सेंट्रल ग्रैंड हॉल बनाया जाएगा, बहुत बड़ा सा हॉल बनाया जाएगा, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और उससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टाइम की कुछ चीज़ें हैं वो सब रखी जाएंगी एज ए हेरिटेज। समझ लो कि उनको एग्जीबिशन के लिए रखा जाएगा एक सेंट्रल एरिया में, एक बहुत ही ग्रैंड हॉल के अंदर। तो ये इस तरह का हमारा कुछ पार्लियामेंट दिखेगा। पहले वाला हमारा पार्लियामेंट सर्कुलर हुआ करता था, ये देखो पीछे पे वो भी है, लेकिन ये वाला पार्लियामेंट इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा। The next article is taken from Assam segment. It talks about Shahid Divas. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam polity and history point of view. करंट न्यूज़ देख लेते हैं। देखो, असम के अंदर हर साल 10 दिसंबर को शहीद दिवस ऑब्जर्व किया जाता है, ये तो आप भी जानते होंगे। और इसी ओकेजन पे चीफ मिनिस्टर ऑफ असम सर्बानंद सोनोवाल जी ने एक फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया है शहीद स्मारक क्षेत्र के लिए। तो इन शहीदों को याद करने के लिए एक स्मारक क्षेत्र बनाया जा रहा है, उसकी फाउंडेशन स्टोन कल डाली गई है, नींव डाली गई है। तो शहीद दिवस की हिस्ट्री क्या है,
जरा समझते हैं। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस शहीद दिवस, पूरे क्रोनोलॉजिकल मैनर में समझते हैं कैसे कैसे इवेंट्स हुए हैं। 1978 में मंगलदॉय एरिया के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे लोकसभा से, उनकी एकाएक से डेथ हो गई। हीरालाल पटवारी साहब थे मंगलदॉय एरिया से लोकसभा के एमपी, उनकी डेथ हो गई। तो डेथ के बाद बाई पोल्स अनाउंस किए गए, जो बीच वाले पोल्स होते हैं उसको अनाउंस किए गए। किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो जो सीट खाली हो जाती है उसके लिए बाई पोल्स होते हैं। जब बाई पोल के लिए इलेक्ट्रल रोल्स प्रिपेयर किए गए कि कौन कौन लोग वोट देंगे, उसमें देखा गया कि 13 लाख इलीगल माइग्रेंट्स जो रियली उस एरिया के थे नहीं, जो ओरिजिनली उस एरिया को बिलोंग नहीं करते थे, इस तरह के 13 लाख इलीगल माइग्रेंट्स का नाम वोटर लिस्ट में चढ़ गया था। तो जब ऐसा पाया वहाँ के लोकल्स ने, तो वहाँ के स्टूडेंट यूनियंस ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और इस प्रोटेस्ट को फिर फॉरवर्ड लेकर के गए ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू वाले, और वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशन ऑल असम गण संग्राम परिषद। तो धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बिल्ड होने लगा और स्टूडेंट यूनियन मिलने लगे आपस में, फिर वो कोऑर्डिनेट करने लगे और उन्होंने एक डिमांड रखना शुरू किया कि स्ट्रॉन्ग सेंस में कि सारे के सारे इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको असम से बाहर डिपोर्ट किया जाए। और इस तरीके से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। तो ये मंगलदॉय एरिया से ही ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने लगा। कई सारे स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और इस प्रोटेस्ट में वो स्ट्रॉन्ग तरीके से, बिल्कुल कन्विक्शन से वो पार्टिसिपेट करने लगे। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि पुलिस की एट्रोसिटीज़ बढ़ने लगी। पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए बहुत जगहों पे लाठीचार्ज किया, पुलिस फायरिंग की, कि इसमें कई सारे स्टूडेंट लीडर्स की डेथ हुई। जो पहली डेथ हुई थी इस पूरे प्रोटेस्ट में, वो हुई थी 9 दिसंबर की रात को, काफ़ी लेट 9 दिसंबर की रात को खारगेश्वर तालुकदार साहब की डेथ हुई थी। हुआ जनरल सेक्रेटरी ऑफ बारपेटा आसू यूनिट। तो उनकी डेथ हुई थी, पहली डेथ थी इनकी। उसके बाद कई सारे और स्टूडेंट लीडर्स की डेथ हुई। असम सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से 860 स्टूडेंट यूनियन लीडर्स डाइड। लेकिन जो लोकल्स हैं, जो उस टाइम के जानने वाले लोग हैं, वो तो कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी। नेवरदलेस 9 तारीख की रात को जो पहली डेथ हुई थी खारगेश्वर तालुकदार साहब की, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट मार्टायर, प्रथम शहीद। और फिर उनकी ही याद में ये दिन 10 दिसंबर को शहीद दिवस की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। और फाइनली ये स्टूडेंट यूनियन का प्रोटेस्ट का एंड कैसे हुआ तो आप जानते ही हैं। 1985 में जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार अंडर राजीव गांधी, उन्होंने माना कि ठीक है वो इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और डिपोर्ट करेंगे। और उसके बाद से असम अकॉर्ड साइन किया गया। उसी असम अकॉर्ड में क्लॉज 6 भी रखा गया, जहाँ पे प्रॉमिस किया गया भारत सरकार द्वारा कि वो असमीज़ लोगों के कल्चर को, लिंग्विस्टिक राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। लेकिन अभी तक इस डायरेक्शन में कोई भी कंक्रीट स्टेप नहीं लिया गया। एनआरसी भी लाया गया, 2019 में फाइनल रिपोर्ट्स दी गई, लेकिन अभी तक उस प्रोसेस को भी कंप्लीट नहीं किया गया है। क्लॉज 6 भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। In our segment most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 256 to 258. Topic number 256 is Singapore Convention on Mediation. It is also known as United Nations Convention on International Settlement Agreement. 53 countries including India, China and the US are signatories of this Singapore Convention. It is a convention on mediation. रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था, क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कन्वेंशन को फाइनली इसी साल इम्प्लीमेंट किया गया इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, क्योंकि ये इस साल न्यूज़ में था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 256. टॉपिक नंबर 257 इज अबाउट नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन. एवरी इंडियन विल हैव एन आधार लाइक हेल्थ ID कार्ड अंडर दिस मिशन, जिसमें उसके सारे पास्ट मेडिकल कंडीशंस एंड ट्रीटमेंट टेस्ट्स लिखी होंगी. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी विल इम्प्लीमेंट दिस मिशन. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को पहले ही बना दिया गया था टू इम्प्लीमेंट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 257. टॉपिक नंबर 258 इज अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड फॉर provision for providing mobile coverage in Arunachal Pradesh and 2 districts of Assam, namely Karbi Anglong and Dima Hasao, under Comprehensive Telecom Development Plan for Northeastern Region. The project would be funded by Universal Social Obligation Fund. इसी बारे में हम आज ही के न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं. This project is targeted to be completed by December 2022. Please attempt this question that is based on topic number 258. This is the answer of question number 250 to 252 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis.
कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं. सॉफ्टवेयर क्रॉलर एंड ऑपरेशन ब्लैक फेस, दे आर रिलेटेड टू sexual offense against children. Remains of animals that are not discovered in Indus Valley Civilization, it is answer is lion, option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.